वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी की कुछ स्थितियों पर क्यों बात करेंगे? क्योंकि पार्ट 1 में हमने ये समझा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनती है और इसकी क्या विशेषता होती है और ये कैसे काम करती है। अब हम कुछ स्थितियां देखेंगे ताकि उन स्थितियों को देखकर हम ये पता लगा सकें कि क्या उस स्थिति में जो संख्याएं हमारे सामने आएंगी वो एपी बनाएंगी। क्योंकि अगर ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है तो ऐसी स्थितियों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम उन स्थितियों को ढंग से समझ लें। तो लीजिए हम शुरू करते हैं, लेते हैं कुछ स्थितियां और समझते हैं उनको कि देखें उन स्थितियों से एपी बनती है या नहीं बनती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए व्यक्ति है। इस ए व्यक्ति का वेतन है, इस ए व्यक्ति का वेतन है, यानी इस वेतन पर यह व्यक्ति काम करना शुरू करता है। मान लिया वो वेतन कितना है इसका 5,000 रुपए। ए व्यक्ति है, ये 5,000 रुपए वेतन पर काम करना शुरू करता है। साथ ही इसे प्रति वर्ष 500 रुपए की वेतन वृद्धि दी जाती है। प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि, प्रति वर्ष वेतन वृद्धि हम कह सकते हैं। प्रति वर्ष वेतन वृद्धि कितनी दी जा रही है? 500 रुपए। तो ए व्यक्ति का वेतन 5,000 रुपए है और 500 रुपए प्रति वर्ष उसे वेतन वृद्धि दी जाती है। तो हर वर्ष उसकी सैलरी क्या होगी, उसकी तनख्वाह क्या होगी? चलिए हम लिख के देखते हैं। पहले वर्ष ए व्यक्ति का वेतन है 5,000 रुपए। दूसरे वर्ष उसके वेतन में 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो दूसरे वर्ष वृद्धि हो जाएगी तो फिर वेतन कितना हो गया? 5,500 रुपए। तो दूसरे वर्ष इसका वेतन हो गया 5,500 रुपए। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में फिर 500 रुपए बढ़ जाएंगे तो यानी कि वेतन कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए, क्योंकि 5,500 में 500 रुपए और जुड़ जाएंगे। और इसके अगले वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा? 6,500 रुपए। इस तरह से ये वेतन हर वर्ष बढ़ता जाएगा। तो आप बताइए क्या ये एपी है? हम यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां वृद्धि में 500 रुपए ऐड हुए हैं, यहां से यहां 500 रुपए ऐड हुए हैं, यहां पर भी 500 रुपए ऐड हुए हैं। तो ये एक एपी है। तो यानी इस परिस्थिति में ये एपी बनती है और इस परिस्थिति से आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर माह बचत करता है। पहले माह में वो 500 रुपए की बचत करता है। पहले माह में 500 रुपए की बचत करता है और उसके बाद हर माह वो अपनी बचत को 50 रुपए बढ़ा देता है। पहले माह 500 रुपए की बचत करता है और हर माह अपनी बचत में 50 रुपए की वृद्धि कर देता है। यानी कि अगर पहले माह उसने 500 रुपए बचाए तो दूसरे माह कितने बचाएगा? बताइए कितनी वृद्धि की उसने? 50 की। 50 रुपए की वृद्धि कर देता है। तो फिर दूसरे माह कितने बचाएगा वो? 500 में हम 50 ऐड कर देंगे तो कितने बचाए? 550 रुपए। और इसके अगले महीने बचत कितनी करेगा? बताइए 50 रुपए फिर ऐड हो जाएंगे तो यानी कि 600 रुपए। अब आपके ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ 50 रुपए की वृद्धि हुई है, इस पद में फिर 50 रुपए की वृद्धि हुई है और अगले पद में फिर से 50 रुपए की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एपी है। चलिए ये दो परिस्थितियां तो बहुत आसान परिस्थितियां हमने ली थी। अब हम जरा सा बात करते हैं थोड़ा सा हटके परिस्थितियों पर। हम बात करते हैं कि एक ऑटो रिक्शा है। एक ऑटो रिक्शा है, वो जो किराया लेता है उस किराए पर बात करते हैं। और सवाल है ये, क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद इस ऑटो का किराया क्या होगा? यदि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए। पहले किलोमीटर का किराया क्या है? पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया है 15 रुपए। और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर, बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है? प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। पहले किलोमीटर के लिए तो लेता है 15 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया लेता है। तो क्या ये जो किराया है, इस टैक्सी वाले के द्वारा जो किराया लिया जा रहा है, ये एक एपी बनाता है? चलिए देखते हैं। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपए। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है
तो 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? उसे भुगतान करना होगा पहले किलोमीटर का 15 प्लस 8, यानी कि उसे भुगतान करना पड़ेगा 15 और 8 कितना हुआ? 23 रुपए का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं और आगे। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर, यानी कि ये 1 किलोमीटर का किराया हो गया, अगर कोई 2 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया ये होगा, और 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा? 3 किलोमीटर के किराए में हम क्या करेंगे कि ये जो किराया था उसमें 1 किलोमीटर का किराया और ऐड हो जाएगा, मतलब 8 दो बार ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 3 किलोमीटर का किराया। 8 दूनी 16 और 31, यानी तीसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा 31। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है? तो बताइए एपी बनी कि नहीं बनी? बनी है, बिल्कुल सही। कैसे बनी? देखिए, हर किलोमीटर पे 8 रुपए ऐड हो रहे हैं, हर किलोमीटर पे 8 रुपए किराए में वृद्धि हो रही है। यहां पर फिर से उसमें 8 रुपए बढ़ गए। यहां पर आप देखिए इन दोनों के बीच में 8 की वृद्धि है, फिर इन दोनों के बीच में 8 की वृद्धि है, तो ये क्या है? एक एपी है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की। किसी बेलन में उपस्थित हवा की बात करते हैं कि एक बेलन है, इसमें कितनी हवा की मात्रा शेष है। यदि एक हवा निकालने वाला पंप इस बेलन से हर बार जो शेष हवा बचती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए समझते हैं, बेलन में हवा की मात्रा देख लेते हैं हम सबसे पहले कितनी है। तो बेलन में हवा कितनी है पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए बेलन में एक हवा है। अब ये एक कुछ भी हो सकता है, इसे मैं v भी मान सकता हूं, x भी मान सकता हूं। एक ले लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मान लीजिए एक, यानी संपूर्ण होता है, पूरा बेलन भरा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हमने एक लिया। तो एक बेलन में हवा की मात्रा है 1। तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में? अभी उसमें हवा इतनी है, तो ये तो हो गया हमारा प्रथम पद, यानी A1 बराबर हो गया 1। अब इस बेलन में से क्या होगा? जो पंप हवा निकालता है वो इसमें जितनी मात्रा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, यानी A2 हमारा क्या होगा कि जो भी बेलन में हवा है उसमें से 1/4 भाग हम बाहर निकाल देंगे। तो 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 4 एकम 4 माइनस 1/4, यानी कि हमारे पास कितना बचा? 3/4। तो हमारा दूसरा पद क्या आ गया? 3/4, और पहला पद क्या है? 1। अब हम एक पद और निकाल लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए क्या होगा। अब ये प्रश्न कह रहा है कि शेष मात्रा, जो भी शेष हवा बच रही है उसका 1/4 बाहर निकालता है, यानी इस बार हम किस में से माइनस करेंगे? 3/4 में से माइनस करेंगे 1/4 भाग। किसका 1/4? जो शेष बची थी उसका 1/4। यहां तो 1 का 1/4 था, जो 1/4 ही होगा क्योंकि शेष मात्रा ये थी, और यहां हमारे पास शेष मात्रा कितनी है? 3/4। तो इस 3/4 का 1/4, और इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा कि ये 3/4 तो एज इट इज आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बन जा 3, यानी कि 3 एकम ये माइनस 3 एकम 3, और 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौक 16। इस तरह से ये हमारे पास आ गई मात्रा। तो इसे सॉल्व कीजिए और निकाल लीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16 और 4 3 12, यानी 12 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा क्योंकि यहाँ 16 है तो ये 3 का 3 आ जाएगा, और मेरे पास जवाब आएगा 12 में से 3 गया तो 9/16। ये मेरा तीसरा पद आ गया। तो देखिए हमारी एपी क्या बन रही है। अगर ये एपी है तो क्या है? ये एपी है। प्रथम पद 1 है, दूसरा पद है 3/4, और तीसरा पद है 9/16। अगर इस एपी के सभी पदों के बीच में जो अंतर है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर, अगर वो सार्वंतर समान है तो इसका मतलब ये एपी है, और नहीं है तो फिर नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। तो हम D1 ले लेते हैं, और D1 कितना आएगा? 3/4 में से हम माइनस करेंगे 1 को, यानी A2 माइनस A1। तो जवाब क्या आएगा? 3 माइनस 4 एकम 4/4, और जवाब आया माइनस 1/4, यानी यहां मेरा D आ रहा है माइनस 1/4। और मैं D2 निकालूं, यानी कि इन दो पदों के बीच में सार्वंतर निकालूं, तो जवाब क्या होगा? 9/16 माइनस 3/4। और चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 16। 16 में 16 का भाग दिया तो एज इट इज 9 यूं का यूं आएगा, क्योंकि 1 आया और 1 से 9 को गुना किया तो 9, माइनस 4 चौक 16, 4 और 4 3 12, और जवाब आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? माइनस का 3/16, जिसे मैं सरल भी नहीं कर सकता। और यहां आप इन दोनों से क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और इसलिए
यह एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आई बात, एपी क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। तो क्लियर। अब हम लेते हैं एक और अच्छा सवाल। लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं एक कुएं की। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुएं की जो लागत होगी वो लागत एपी में होगी या नहीं होगी? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुएं की जो लागत है वो एपी है या नहीं है? जबकि प्रत्येक पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? यानी कि हम कह सकते हैं A1, पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए। पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए। और उसके बाद प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो A2 बराबर कितना होगा? 150 तो पहले मीटर की लागत है ही। जब 2 मीटर खुदाई होगी तो 2 मीटर खुदाई तक हमारी लागत हो जाएगी 150 प्लस 50 यानी कि 200 रुपए। और इसी तरह से तीसरे मीटर तक खुदाई होने पर हमारी लागत क्या होगी उस कुएं की? तो वो होगी कि एक बार और 50 ऐड कर देंगे, यानी कि हम 200 में 50 और ऐड कर देंगे तो हमारी लागत कितनी हो गई? 250। आप क्या देख रहे हैं? 150, 200 और 250। स्पष्ट है 50 की वृद्धि, यहां भी 50 की वृद्धि, तो ये क्या है? एक एपी है। ये एक एपी है। स्पष्ट है? समझ में आ रहा है? तो देखिए, आपको अपनी समझ ही डेवलप करनी है। अगर हमारी समझ डेवलप हो जाती है, हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो फिर इस समांतर श्रेणी में कुछ भी नहीं है। आपका हर सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन को अगर हम देखें तो वो एपी में है या नहीं है, यानी वो मिश्र धन एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। जबकि कितने रुपए जमा करा रहे हैं हम? 10,000 रुपए। हमारा मूलधन क्या है? 10,000 रुपए। मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। और ब्याज की दर कितनी है? हमारी दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा है 8% वार्षिक। हमारा 8% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमें ये कहा जा रहा है कि ब्याज चक्रवृद्धि है। कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है तो ये मिश्रधन एपी में होगा या नहीं होगा? तो चले देखते हैं हम। चलिए, पहले वर्ष की बात करते हैं। हमने 10,000 रुपए जमा कराए। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो मिश्रधन होता है। और मिश्रधन निकालने का सूत्र क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालने का सूत्र है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ये हमारा सूत्र है मिश्रधन का। काहे का सूत्र है? मिश्रधन का। ये हमारा मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है। तो इस मिश्रधन ज्ञात करने के सूत्र से हम डायरेक्ट मिश्रधन ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए, हमारा मूलधन, हम बात करते हैं पहले वर्ष की। तो पहले वर्ष में हमारा मूलधन यानी कि A1, ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा। और मिश्रधन क्या आ जाएगा कि A1 यानी कि P, मूलधन इंटू P कितना है? यहाँ पर हम P का मान रख देंगे 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी है? 8/100 की घात समय पहले वर्ष का। तो एक पहले वर्ष का मिश्रधन हो गया एक। और अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकलेगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, यानी कि 2 वर्ष का मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? तीसरे वर्ष का मिश्रधन होगा 10,000 इंटू 1 प्लस R/100 पावर 3, क्योंकि तीसरे वर्ष का मिश्रधन है। तो क्या देख रहे हैं आप? क्या बता सकते हैं कि ये जो मिश्रधन आएगा वो एपी में होगा या नहीं होगा? देखिए, 10,000 सब में कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां जो हम देख रहे हैं तो यहां घात में वृद्धि हो रही है। घात में वृद्धि होने का मतलब गुणा। घात में वृद्धि होने का मतलब गुणा। आपको याद हो तो हमने एग्जांपल देखा था, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में वृद्धि हो रही है। तो क्या ये एपी बनाएगा? नहीं बनाएगा, निश्चित रूप से नहीं बनाएगा, क्योंकि अनुक्रम बनाएगा लेकिन एपी नहीं बनाएगा, क्योंकि एपी वो होती है जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है। तो यह एपी नहीं है, यह एपी
नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एपी होगा या नहीं होगा। चलिए इसी पर एक सवाल मुझे और याद आ रहा है, हम उस सवाल को लेते हैं। मूलधन 10,000 है। मूलधन कितना है? 10,000। 10,000 रुपए है और ब्याज की दर भी हम 8% ही ले लेते हैं। ब्याज की दर भी हम 8% ले लेते हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हो तो क्या ये एपी बनाएगा? वही प्रश्न है, केवल हमने ये चेंज किया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज निकालते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं PRT बटा 100। इससे हम निकालते हैं साधारण ब्याज, आप जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए एपी बनती है या नहीं बनती है। तो हमारा पहला पद क्या होगा? पहला पद होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय, पहले वर्ष में 1/100। और हम यहां क्या देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 8 अगर इन 100 से गुना होगा तो कितना आएगा? 800। कितना आया? 800। मैं और ढंग से लिख दूं, गड़बड़ हो गई। 800। तो ये हमारा आ गया पहले वर्ष का ब्याज। हमसे पूछा है कि इस कंडीशन में ब्याज, प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो ब्याज है वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। और अगर मिश्रधन कहा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिश्रधन कहा जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही कंडीशन आएगी, क्योंकि सब में 10,000 ऐड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं पहले। तो दूसरा पद लेते हैं अब हम, और दूसरा पद क्या कहेगा? वही बात, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। हम देख रहे हैं कि सभी चीज एक ही है, केवल एक चीज में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ 1 तो यहाँ 2। तो देखिए अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि 800 और 800 दूनी 1600। चलिए आप एक पद और ले लीजिए, हमने लिया A3, तो सेम 10,000 इंटू 8 इंटू 3/100, वही 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 800 और 800 यानी कि 8 दिया 2400। अब आप खुद देख लीजिए, ये आपके 3 पद हैं, तो ये एपी है या नहीं है। पहला पद है आपका 800, दूसरा पद है आपका 1600, तीसरा पद है आपका 2400। यानी किसमें वृद्धि हो रही है? इसमें दूसरा पद देख रहे हैं, तो यहां पर हम डी निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 800। फिर यहां सार्वंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 800। यानी हर बार 800 जोड़ने पर अगला पद आ रहा है, तो ये एपी है या नहीं है? है, बिल्कुल ये एपी है। और हम अभी बात कर रहे थे मिश्रधन की, तो मिश्रधन में बात करेंगे तो यहाँ 10,000 और ऐड हो जाएगा, यहाँ 10,000 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800। फिर यहाँ 10,000 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11,600। फिर यहाँ 10,000 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12,400। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ भी 800 की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये भी एपी है। तो हमसे हमारी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह से प्रश्न देंगे जिनमें कुछ भाषा में लिखा होगा, और हमें वहां से उन संख्याओं को देखकर ये पता लगाना होगा कि वो एपी है या नहीं है, और हम उनका जवाब दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने ये समझा कि यह जो समांतर श्रेणी है हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार जुड़ी हुई है। देखिए, दैनिक जीवन की समस्याओं को हम समांतर श्रेणी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी एक बहुत ही आवश्यक टॉपिक है आपके लिए, जिसे आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। और ये तो मैं हमेशा कहता हूं, गणित हमारे जीवन को आसान बनाती है, इसलिए गणित सीखते रहिए, मन लगाकर सीखते रहिए। चलिए अब हम समांतर श्रेणी की और बातें करेंगे पार्ट 3 में।